बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन जूही के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी सिमरन के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। उससे घर का सारा काम कराती और अगर कुछ काम गलत हो जाता तो उसकी सौतेली माँ सिमरन की बहुत पिटाई भी किया करती थी। कामिनी जूही को पूरी आजादी दिया करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ चाहे कितनी रात तक पार्टी करे, कितने भी पैसे उड़ाए, लेकिन कामिनी कभी एक शब्द जूही को नहीं कहती थी। और सिमरन ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी। एक दिन सिमरन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, सर्दी आ चुकी है, इस स्टोर में मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर मुझे कंबल या रजाई मिल जाए तो मेरी ठंड कुछ कम हो जाएगी। पूरी रात मैं ठंड से कांपती रहती हूँ। लकड़ी जलाकर अपनी सर्दी कम कर लिया कर। मनहूस बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अपने पिता को खा गई। तो जैसे मनहूस लड़कियों को कुछ नहीं मिलता। मैंने अपने घर में सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त करके रखा है कि मुझे और मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर किसी नौकरानी को रखूंगी तो 2 पैसे बाहर जाएंगे। मैंने तुझे कल गेहूं पीसने के लिए दिए थे, आटा कहाँ है? महारानी को रजाई चाहिए। माँ, गेहूं नहीं पीसे, आज रात को पीस दूंगी। कल जूही दीदी ने अपने रूम को साफ कराया था, अपनी अलमारी साफ कराई थी, तो सारा समय वहीं लग गया। आज सभी गेहूं पीस दूंगी, सुबह तक आपको आटा मिल जाएगा। हाँ, सुबह तक आटा मिल जाना चाहिए, वरना तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और सिमरन झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना सब काम करके अपने स्टोर रूम में अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती है और गार्डन से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर उसी के सामने बैठकर खाना खाती है। और कुछ समय बाद आग के सामने बैठकर ही सारे गेहूं चक्की पर पीसती है। गेहूं पीसते पीसते सिमरन के हाथ में छाले निकल आते हैं और सिमरन चक्की के पास बैठी बैठी ही सो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। तभी जूही बहुत गुस्से में सिमरन के पास आती है और उससे कहती है, क्यों नौकरानी, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? माँ ने तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे सुबह को 5 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। मम्मी और मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। और हाँ, ये रहा मेरा सुंदर लहंगा, इस पर इस्त्री भी कर देना। और उसके बाद तुझे मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना है। मेरा मुंह क्या देख रही है, चल काम पर लग जा। जूही दीदी, मैंने पूरी रात गेहूं पीसे हैं, जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले निकल आए। अगर मैं दवाई लगाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो उसके बाद मैं आपके लहंगे पर इस्त्री भी कर दूंगी और आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। लेकिन दीदी, नाश्ता आप खुद बना लो। क्या कहा? नाश्ता और मैं बना लूं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं घर की शहजादी हूँ और शहजादियाँ कभी काम नहीं किया करती। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप हमारा नाश्ता तैयार कर और उसके बाद जो काम दिया है उसे खत्म कर। आई बड़ी आराम करने वाली, चल यहाँ से। जूही को जरा भी सिमरन के ऊपर दया नहीं आती और वह सिमरन को काम बताकर चली जाती है और सिमरन नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी सिमरन करती भी तो क्या करती, उसकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। सिमरन पहले तो नाश्ता तैयार करती है, उसके बाद दोनों माँ बेटियों को नाश्ता देती है और नाश्ता देने के बाद जूही के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है। इस्त्री करते समय सिमरन गहरी सोच में चली जाती है। अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सह रही होती। मुझसे घर का कितना ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे इतने दर्द में भी काम करा रही हैं। काश मैं भी अपने माता पिता के पास चली जाऊं तो अच्छा रहेगा। सिमरन ऐसा सोचकर रो रही थी। तभी सिमरन को किसी चीज के जलने की बू आती है। जैसे ही सिमरन लहंगे की तरफ देखती है तो पूरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका था। ये देखकर सिमरन घबरा जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था इस लहंगे की उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। अगर इसके बारे में जूही दीदी और माँ को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। कहीं मुझे जान से ही न मार दें।
ऐसा कहकर सिमरन बहुत घबरा रही थी। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और अपने लहंगे को जला देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सिमरन के एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी मम्मी जल्दी से यहाँ आओ, देखो इस नौकरानी ने मेरा कितना सुंदर लहंगा जला दिया। इस नौकरानी की पहले ही मेरी इस लहंगे पर नजर थी और इसने जानबूझकर मेरा लहंगा जला दिया। मम्मी जी जल्दी से यहाँ आओ। जूही की आवाज सुनकर कामिनी भाग कर आती है। तभी जूही कामिनी को सब बताती है किस तरह से सिमरन ने उसका कीमती लहंगा जला दिया। तभी कामिनी इस्त्री उठाकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। तभी सिमरन रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ ये आपने क्या कर दिया, मुझे कितनी जलन हो रही है। आपने मेरा हाथ जला दिया, पहले ही मेरे हाथ में छाले निकल रहे थे और आपने इस्त्री लगा दी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये लहंगा मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। आप दोनों मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों करती हो? मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही। मैंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तू नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। पहले ही मेरी बेटी का इतना सुंदर लहंगा जला दिया, अब तुझे एक हफ्ते तक अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। तब तुझे पता चलेगा कि नुकसान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मनहूस। ऐसा कहकर जूही और कामिनी वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी सिमरन रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उस पर टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में राजमहल द्वारा अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गाँव वासियों, राजमहल की रानी अपने बेटे की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही हैं। इस गांव की सभी सुंदर लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर इस पार्टी में आएंगी। रानी को जो भी सुंदर लड़की अपने बेटे के योग्य लगेगी वे उससे राजकुमार की शादी कराएंगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और गांव की सभी लड़कियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है। मम्मी आपको पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। राजकुमार की शादी तो मुझसे ही होगी। देखिए मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा पहनकर तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। और हाँ मम्मी, इस सिमरन की बच्ची से इस लहंगे को दूर ही रखना, कहीं पहले की तरह इस लहंगे को भी न जला दे। हाँ मेरी बच्ची, इस सुंदर लहंगे को मैं उस मनहूस से दूर ही रखूंगी। और मेरी प्यारी बच्ची, इसमें कोई शक ही नहीं है, राजकुमार से शादी तो तुमसे ही होगी। मेरी शहजादी बिटिया बहुत जल्द एक राजकुमारी बनने वाली है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जूही अपने लहंगे को अपने रूम में रखने चली जाती है। यह बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख होता है। गांव की सभी सुंदर लड़कियां लहंगे पहनकर राजमहल में जाएंगी और वह नहीं जा पाएगी। यह सोचकर सिमरन अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, आप हमेशा कहती थी कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी, क्योंकि मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। देखिए ना माँ, आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है। ऐसा कहकर सिमरन बहुत रोती है। तभी उसके स्टोर रूम में बहुत सुंदर एक परी आती है और वह परी सिमरन से कहती है, सिमरन तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सुंदर जादुई लहंगा दिया है। इसे पहनकर तुम राजमहल जाओगी। सच में परी, तुम्हें मेरी माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरी माँ कितनी अच्छी है। परी, आपको पता है पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं होता। परी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर आई हैं इस जादुई लहंगे के रूप में। अब मैं इस जादुई लहंगे को पहनकर राजमहल में जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन को जादुई लहंगा देकर परी गायब हो जाती है और जैसे ही सिमरन वह जादुई लहंगा पहनती है तो सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। उसके जितने भी जख्म होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं
और अब वह दिन भी आ ही जाता है जिस दिन गांव की सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर राजमहल की पार्टी में जाना था। गांव की सभी लड़कियां और जूही बहुत अच्छे से तैयार होकर राजमहल चली जाती हैं और कुछ समय बाद सिमरन भी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती है। सिमरन बिल्कुल भी किसी के पहचानने में नहीं आ रही थी। तभी सिमरन को देखकर जूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये सुंदर लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी अपने गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, तो फिर ये कौन है? अरे बेटा, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये किसी राजघराने की लड़की दिखती है। जरूर रानी या राजकुमार से मिलने आई होगी। तुम चिंता मत करो, राजकुमार से तो शादी तुम्हारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बहुत खुश थी। वह राजमहल में बहुत एंजॉय करती है। कुछ समय बाद राजकुमार और रानी भी आ जाते हैं। राजकुमार की नजर जैसे ही सिमरन पर जाती है, वह पहले ही नजर में सिमरन को पसंद करने लगे थे। राजकुमार राजमहल में उपस्थित सभी लड़कियों को छोड़कर सिमरन के पास जाते हैं और उसे डांस के लिए पूछते हैं। सिमरन राजकुमार के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों डांस करते हैं। रानी समझ जाती है कि राजकुमार को सिमरन पसंद है, इसलिए कुछ समय बाद रानी एक अनाउंसमेंट करती है, हमने इस पार्टी का आयोजन जिस मकसद के लिए किया था वह हमारा पूरा हो चुका है। हमारे बेटे राजकुमार के लिए हमें लड़की मिल चुकी है। हम अपने बेटे राजकुमार की शादी सिमरन से कराना चाहते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर सिमरन खुश हो जाती है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी। उसकी माँ ने जो बचपन में कहा था वह बात पूरी हो गई। कामनी और जूही को भी पता चल जाता है कि सुंदर दिखने वाली लड़की कोई राजघराने की बेटी नहीं थी, ये तो सिमरन है जिसे उन्होंने नौकरानी बना के रखा था। दोनों माँ बेटी हाथ मलती रह जाती हैं। उन्होंने क्या क्या सोचा था, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उन्हीं के सामने बहुत धूमधाम से सिमरन की शादी राजकुमार से हो जाती है। आज सिमरन बहुत खुश थी कि वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म और अत्याचार से बाहर निकल आई, सिर्फ जादुई लहंगे की मदद से। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में आरोही अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले आरोही के पिता का निधन हो चुका था। आरोही की माँ खेत में जाकर मजदूरी किया करती थी। वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलते उसी से आरोही की माँ अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन आरोही अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत समय हो गया, आपने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। अगर आप मुझे गुलाब जामुन नहीं खिला सकती तो कम से कम जलेबी ही खिला दो। मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो है। खेतों में मजदूरी करके चंद ही रुपये मिलते हैं, जिससे घर का खर्च चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर जलेबी जरूर खिलाऊंगी। थोड़ा इंतजार करो। आरोही बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। आरोही अपनी दोस्त काव्या के पास जाती है। काव्या आरोही के ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वह बहुत अमीर थी। आरोही काव्या के घर जाकर देखती है तो वहाँ पर नए नए तरह के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े रखे थे, जिन्हें देखकर आरोही की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी काव्या आरोही से कहती है, आरोही अपना मुंह बंद रखो, तुम मेरी इतनी सारी चीजों को देखकर नजर तो मत लगाओ। वैसे आरोही, तुमने कभी अपने सपनों में भी इतनी सारी चीजें नहीं देखी होंगी, और देखो मेरे पास सब कुछ, ये सब सच में है। मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है और तुम्हारी जिंदगी कैसी है? सच में काव्या, तुम्हारे पास तो कितना कुछ है। काव्या, ये सुंदर वाली डॉल मुझे दिखाओ ना, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुझे अपना एक खिलौना नहीं दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझसे मना किया है कि अपनी महंगी महंगी चीजें किसी को दिखानी नहीं चाहिए। अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो ये खराब नहीं हो जाएंगी। मैं अपनी डॉल से तुझे नहीं खेलने दूंगी। तू यहाँ मेरा होमवर्क करने आई है, तो जल्दी से मेरा होमवर्क कर और यहाँ से जा और मेरी चीजों को नजर मत लगा। काव्या, तुमने मुझे अपनी दोस्त सिर्फ इसलिए ही बनाया है कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूं। दोस्त तो ऐसे होते हैं, जो चीज मेरी वो चीज तुम्हारी, जो चीज तुम्हारी वो चीज मेरी, ऐसा ही तो होता है। और तुम मुझे अपनी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती, फिर ये कैसी दोस्ती?
आरोही, तू कितनी गरीब है। स्कूल में तुझसे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता। पूरे स्कूल में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तेरे से बात करती हूँ। अगर तू ये चाहती है कि मैं भी तेरे से बात करना बंद कर दूँ तो जा यहाँ से, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगी। नहीं नहीं काव्या, तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। एक तुम ही तो हो जो तुम मुझसे बात करती हो, वरना मेरी गरीबी की वजह से कोई मुझे अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करता। मैं अभी तुम्हारा होमवर्क कर देती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी आरोही काव्या का होमवर्क करती है और काव्या अपने खिलौनों के साथ खेलती है, मिठाइयाँ खाती है। दूर बैठी आरोही यह सब देखकर बहुत ललचाती है, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह गरीब थी, उसकी किस्मत काव्या की तरह नहीं थी। वह नए नए खिलौनों के साथ नहीं खेल सकती, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी पसंद की मिठाइयाँ नहीं खा सकती। आरोही काव्या का होमवर्क कर कर घर वापस आ जाती है और घर आकर बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है काव्या मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वो तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उसे अपनी सच्ची दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? आरोही बेटा, चुप हो जाओ। लगता है आज काव्या ने तुम्हें तुम्हारी जगह बता दी, इसलिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम एक दिन देखना, हमारे भी दिन बदल जाएंगे। ऐसा कहकर आरोही की माँ आरोही को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरोही की माँ आरोही को स्कूल जाते समय 50 रुपए देकर उससे कहती है कि वह बाहर से अपनी पसंद की मिठाई खरीद कर खा ले। यह सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आप मुझे 50 रुपए दे रही हैं मिठाई खाने के लिए। मैं अपने लिए 2 गुलाब जामुन और आपके लिए सोन पापड़ी लेकर आऊंगी। मुझे पता है आपको सोन पापड़ी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर आरोही खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद काव्या के साथ घर आ रही थी। तभी काव्या से आरोही कहती है, काव्या, तुम्हें पता है आज माँ ने मुझे 50 रुपए दिए हैं अपनी पसंद की मिठाई खाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने लिए गुलाब जामुन लेकर जाऊंगी। तुम गरीबों की भी क्या औकात होती है? तुम 50 रुपए के लिए कितना खुश होते हो और यहाँ मेरे बैंक में 50-50 लाख रुपए पड़े रहते हैं, फिर भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती। ऐसा कहकर काव्या आरोही का बहुत मजाक उड़ाती है, उस पर बहुत हंसती है। तभी वहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं। दीदी दीदी, हमारी मदद करो, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। बहुत समय हो गया हम दोनों भाई बहन ने कुछ नहीं खाया। छी छी, दूर हटो, यहाँ से दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, लगता है सालों से नहाए नहीं हो। चलो दूर हटो यहाँ से। हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। जाओ यहाँ से। आ जाते हैं भिखारी लोग। दीदी, आप ही हमारी मदद कर दो, बहुत भूख लगी है। दोनों बच्चों की ये हालत देखकर आरोही को उनके ऊपर बहुत दया आती है और वह उन दोनों बच्चों को 50 रुपए निकाल कर देती है और उनसे कहती है, ये लो प्यारे बच्चों, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। ऐसा कहकर आरोही उन बच्चों से बहुत प्यार से बात करती है। तभी वह दोनों बच्चे सुंदर परी में बदल जाते हैं। परी को देखकर आरोही और काव्या दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी परी आरोही से कहती है, आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। हमें तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। हम बहुत दिनों से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रहे थे। और काव्या, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। आरोही, तुम हमारे साथ जादू चांद की दुनिया में चलोगी। परी की यह बातें सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है, लेकिन काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ती है और वह सोचती है,
देखो तो इस गरीब की किस्मत जादू चांद की दुनिया पड़ जाएगी और मैं पृथ्वी पर रहूंगी। मेरे पास कितने सारे धन दौलत है, लेकिन मैं फिर भी चांद की दुनिया नहीं देख सकती। वहाँ पर क्या क्या होता होगा। इस गरीब के तो मजे आ गए। ऐसा सोचकर काव्या अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रही थी। तभी आरोही दोनों परियों से कहती है, परी जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अपनी दोस्त काव्या को जादू चांद की दुनिया में ले जाना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त काव्या को अपने साथ जादू चांद की दुनिया में लेकर जाना चाहती हो तो शौक से लेकर जाओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें जादू चांद की दुनिया में इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम लोगों की मदद करती हो, इसलिए तुम वहाँ जाकर लालच नहीं करोगी। मगर तुम्हारी दोस्त काव्या का कुछ नहीं पता। दोनों परियां आरोही और काव्या को समझाकर चांद की दुनिया में ले जाती हैं और वहां जाकर आरोही और काव्या देखती हैं तो पृथ्वी से बिल्कुल अलग नजारा होता है। चांद बिल्कुल चौदहवीं की तरह चमक रहा था, सितारे टिमटिमा रहे थे, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ऐसा नजारा आरोही और काव्या ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तभी आरोही काव्या से कहती है, काव्या, यह जादू चांद की दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा चांद कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम सपने में हैं। अब तुम दोनों जादू चांद की दुनिया में आ गई हो तो तुम्हें जादू चांद की दुनिया की शक्तियाँ भी मिलनी चाहिए। तुम दोनों एक एक कर चांद के पास जाओगी और चांद तुमसे जो भी कुछ कहेगा, अगर तुमने चांद को खुश किया तो तुम पृथ्वी की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से काव्या को चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद काव्या से कहता है, तुम्हारा जादुई चांद की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। अगर तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हो तो तुम अपने दोस्त आरोही को मारना होगा। क्या तुम उसे मारने के लिए तैयार हो? हाँ, जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, मैं अपनी दोस्त आरोही को मारने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना है। ठीक है, अब तुम जाओ। चांद के इतना कहते ही काव्या अपनी जगह आ जाती है। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से आरोही को भी चांद तक पहुंचा देती है। तभी चांद आरोही से भी यही सवाल करता है तो आरोही चांद से कहती है, जादुई चांद की दुनिया के सुंदर चांद, अगर किसी को मारकर मुझे धन दौलत मिलती है तो मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए। मैं गरीब ही खुश हूँ। मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जहाँ मुझे अपने दोस्त का खून बहाना पड़े। आप अपनी धन दौलत अपने ही पास रखो। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो। दोनों परियों ने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल गईं, जो एक मायावी चुड़ैल ने छीन ली थी। मेरी शक्तियाँ सिर्फ वही वापस ला सकता था जिसका दिल सुंदर हो और वह दूसरों की मदद करता हो। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मेरी शक्तियाँ से तुम्हें भी शक्तियाँ मिलेंगी और तुम पृथ्वी पर जाकर बहुत अमीर हो जाओगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोस्त को सजा मिलेगी। ऐसा कहकर चांद काव्या को बहुत बदसूरत बना देता है। काव्या खुद को इतना बदसूरत देखकर बहुत रोती है। तभी परी काव्या से कहती है, काव्या, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुम अपनी इतनी अच्छी दोस्त को मारना चाहती थी। आरोही ने तुम्हें मारने से मना कर दिया। उसने धन दौलत का लालच नहीं किया, उसके पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तुमने धन दौलत का लालच किया। पृथ्वी पर जाकर आरोही बहुत अमीर हो जाएगी और तुम बिल्कुल गरीब हो जाओगी। परी की यह बातें सुनकर काव्या और भी ज्यादा रोती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह आरोही से माफी मांगती है। आरोही, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया और आज तो मैं तुम्हें मारने तक के लिए भी तैयार हो गई। मुझे जैसी दोस्त तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी दोस्त भी अच्छी ही होनी चाहिए। बस तुम मुझे माफ कर दो। काव्या, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गलती तो हम इंसानों से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ किया। परी जी, मैं चाहती हूँ आप मेरी दोस्त काव्या को पहले की तरह सुंदर कर दो और आपने उससे जो धन दौलत छीनी है उसे आप वापस कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त एक गरीबी की जिंदगी जिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं आरोही,
तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। जादुई चांद की शक्तियाँ तुम्हारी वजह से वापस आई हैं, इसलिए तुम हमसे जो भी कुछ कहोगी हम वह तुरंत कर देंगे। ऐसा कहकर परी काव्या को पहले की तरह सुंदर कर देती है और दोनों दोस्त जादुई चांद की दुनिया से पृथ्वी पर आ जाती हैं। आरोही के पास अद्भुत शक्तियाँ थी और वह घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। यह सुनकर आरोही की माँ बहुत खुश हो जाती है। अब आरोही अपनी शक्तियों की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और अपने साथ साथ गरीब और अनाथ बच्चों की बहुत मदद करती है और काव्या भी आरोही के साथ उसकी मदद करती है। अब दोनों दोस्त एक साथ सच्ची दोस्ती निभाती हैं और खुश रहती हैं। इसी तरह आरोही जादुई चांद की दुनिया की शक्ति की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।